स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि विदेशी आक्रमण जो उस समय मगध का साम्राज्य जब अपने अंतिम अवस्था में था या मगध साम्राज्य का जब पतन हो रहा था, उसी समय मगध साम्राज्य संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। ठीक उसी समय विदेशियों के आक्रमण भारत पर होते हैं। उन आक्रमणों में प्रमुख रूप से ईरानी एवं यूनानी दो आक्रमण थे जिन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति को बहुत ही प्रभावित किया। उन्हीं आक्रमणों में से आज हम आपको विदेशी आक्रमण में जो सबसे पहला है वो ईरानी आक्रमण था, उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि भारत पर जो ईरानी आक्रमण हुए वो किस कारण से हुए और कौन कौन से शासकों ने भारत पर आक्रमण किया तथा भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक स्वरूप में जो परिवर्तन आया वह किस वजह से आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विदेशी आक्रमणों में ईरानी आक्रमण के कारण। तो सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था उस समय मगध साम्राज्य के संक्रमणकालीन दौरान, तो वो था आपका ईरानी आक्रमण। और ईरानी आक्रमण का जो सबसे प्रमुख कारण था, क्योंकि ईरान आपका पश्चिमोत्तर प्रांत में पड़ता था। उस समय पश्चिमोत्तर प्रांत में अशांत सी स्थितियाँ थी। उस समय वहाँ का साम्राज्य उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, इसलिए वहाँ के शासकों को कोई ना कोई एक ऐसा स्पेस चाहिए था जहाँ वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें, साथ साथ वे अपने सार्वभौम शासक होने की प्रभुसत्ता को स्थापित कर सकें। इसी क्रम में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि भारत पर आक्रमण करने का उनका जो सबसे पहला उद्देश्य था, उत्तरापथ जो उस समय पश्चिम एशिया से लेकर के मध्य एशिया तक व्यापार का जो मार्ग था उस पर नियंत्रण स्थापित करना, अर्थात उत्तरापथ पर नियंत्रण स्थापित करना। अगर उत्तरापथ पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता तो सीधी सी बात है कि व्यापार पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता। व्यापार पर नियंत्रण स्थापित होने के बाद वो सार्वभौम शासक बन जाते। इस वजह से जो उनके कारण थे वो केवल और केवल उत्तरापथ पर नियंत्रण स्थापित करके व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका विवरण जो मिलता है वो कौन देता है? हेरोडोटस, स्ट्रैबो और प्लिनी। इन्होंने बताया अपने अपने ग्रंथ में, हेरोडोटस ने, स्ट्रैबो ने, प्लिनी ने, कि जो ईरानियों के आक्रमण थे उसका जो प्रमुख कारण था वह उत्तरापथ के मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना। इस आक्रमण के दौरान कई शासकों ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें सबसे पहला जो शासक था वो था साइरस। साइरस ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन भारत के जो सीमांत प्रदेश थे पश्चिमोत्तर प्रांत में बैक्ट्रिया, सिस्तान तथा मकरान, छोटे छोटे क्षेत्रों को विजित किया और कुछ भारत के कुछ भूभाग पर अधिकार किया, लेकिन वह जो उनका अधिकार था वह स्थायी नहीं रह सका और कुछ वर्षों के बाद उसका आधिपत्य समाप्त हो जाता है। इसी दूसरे क्रम में जो दूसरा आक्रमण होता है वो स्थायी आक्रमण, वो डेरियस प्रथम जो शासक था उसके शासनकाल में होता है। डेरियस प्रथम ने भारत के कई प्रदेशों को जीता और उनको अपना उपनिवेश भी बनाया और उन पर आधिपत्य स्थापित किया। डेरियस प्रथम का जो काल रहता है वह स्थायी रहता है। इसी काल में, चूँकि डेरियस प्रथम का जो काल था वो कई वर्षों का काल था, इसी काल में भारतीय इतिहास पर प्रमुख प्रभाव जो कि ईरानियों द्वारा स्थापित किए गए थे वे पड़े। तो उन प्रमुख प्रभाव में सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक प्रभाव के बारे में, कि ईरानियों के आक्रमण के बाद या ईरानियों ने जब भारतीय प्रदेश को विजित किया तो ऐसे कौन कौन से प्रभाव और किस किस क्षेत्र में हमारे भारतीयों पर पड़े। तो उसमें सबसे पहला हम देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में हमने देखा कि जब ईरानियों ने पश्चिमोत्तर भारत पे आक्रमण किया तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो भारत के राजा थे वे छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित थे, आपस में एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे। कलह और द्वेष के कारण कोई भी शक्तिशाली सत्ता वहाँ उपस्थित नहीं थी।
तो उसने ये साबित किया, आक्रमण के दौरान जब उन प्रदेशों को विजित किया तो इससे साबित हो गया कि भारत में अभी भी कोई केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली इतनी नहीं थी कि वो विदेशी आक्रमण को रोक पाए। इसके साथ साथ में राजनीतिक प्रभाव के बाद हम देखते हैं प्रशासनिक प्रभाव में। प्रशासनिक प्रभाव में हम देखते हैं कि जब ईरानियों ने भारत को विजित किया, भारत को विजित करने के बाद वहाँ वे कुछ वर्षों तक रहे, तो उस दौरान भारतीयों ने ईरानियों से कुछ परंपराएं और कुछ प्रथाएं अपनाई, जिसमें से कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ईरानियों से बाल धोने का उत्सव, अर्थात राजा अपने बाल धोने का उत्सव मनाता था, उस उत्सव को ग्रहण किया। अंगरक्षक में जहाँ पहले पुरुष होते थे, लेकिन ईरानियों में अंगरक्षक में स्त्रियां होती थीं, राजा के अंगरक्षक के लिए कुछ स्त्रियां नियुक्त होती थी। ठीक उसी प्रथा को चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनाया और अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों को रखना प्रारंभ किया। इसी क्रम में एक और प्रणाली अपनाई कि राजा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे एकांत कमरे में रहता था जिसके बारे में किसी को बिल्कुल नहीं पता होता था कि राजा किस कमरे में सोता है। इस वजह से इस प्रणाली को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने सुरक्षा की दृष्टि से ईरानियों से अपनाया कि वो एकांत में अपने जो है कमरे का चुनाव खुद करते थे। इसी के साथ साथ छत्र प्रणाली का उपयोग किया। छत्र प्रणाली का मतलब ये होता था एक प्रांत बनाना। छत्र का मतलब प्रांत बनाना, और प्रांतपति को छत्रप बोलते थे, अर्थात गवर्नरों की नियुक्ति की, प्रांत बनाया और गवर्नरों की नियुक्ति की। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तुषास्प नाम का जो गवर्नर था वो ईरान का था और उसे काठियावाड़ का गवर्नर बनाया गया था। अर्थात छत्र प्रणाली और साम्राज्य के बाल धोने का उत्सव तथा अंगरक्षकों के रूप में स्त्रियां रखने का जो प्रथा है वो ईरानियों से भारत ने ली थी। इसके बाद हम देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव में हम ये देखते हैं कि सांस्कृतिक प्रभाव में बहुत कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। सांस्कृतिक प्रभाव में केवल वेशभूषा, खान पान तथा कुछ लिपियाँ, जिसमें अरामाइक एवं खरोष्टी जो दो प्रमुख लिपियाँ थी, उनको भारत ने ईरानियों से सीखा। साथ साथ में अग्नि जलाने की जो प्रथा है, पवित्र अग्नि जलाने की प्रथा, वह भी ईरानियों से भारत ने सीखी। अरामाइक जो लिपि होती थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके बाद जब एक क्रम पूरा हो जाता था, एक लाइन पूरी हो जाती थी, तो पुनः बाईं से दाईं लिखी जाती थी। अगला क्रम है आपका आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में सिक्कों का प्रचलन भारतीयों ने ईरानियों से सीखा। साथ साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था जब ईरानी अर्थव्यवस्था से जुड़ी, तो दोनों अर्थव्यवस्थाएं जब एक दूसरे से जुड़ी तो व्यापार समुन्नत हुआ। व्यापार की कुछ बारीक प्रणालियाँ भी सीखने को मिली और उसको भारतीयों ने अपनाया। इसके बाद अगले क्रम में देखते हैं भौगोलिक खोज। बताया जाता है कि जब डेरियस ने भारत विजय का अभियान प्रारंभ करना चाहा तो उन्होंने अपने एक नाविक स्काईलैक्स को भेजा कि जो सिंधु नदी थी वो समुद्र में किस मार्ग से होते हुए जा करके समुद्र में गिरती है। उसी सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाने के लिए स्काईलैक्स नामक नाविक वो नदी के समानांतर चलता रहता है। इसके बाद जब वो ये पता कर लेता है कि ये नदी समुद्र में किस किस भागों से गुजरती हुई जाती है और उस रास्ते के बारे में डेरियस प्रथम को बताता है, फिर वो बताता है कि इसी क्रम में भारत पड़ता है, तो योजना बनाता है कि अब हम भारत को विजित करेंगे। अर्थात भौगोलिक खोज की शुरुआत ईरानियों से ही भारत वालों ने ली थी। हेरोडोटस बताता है इसके बारे में कि सिंधु नदी में घड़ियाल बहुत पाए जाते थे। अर्थात भौगोलिक जो खोज है उसका भी प्रचलन भारत में ईरानियों के बाद आया। अगला क्रम है कि भारतीय कला पर ईरानियों का क्या प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अभिलेखों
को लिखना या अभिलेखों की जो छपाई करवाना वो ईरानियों से ही सीखा था। साथ साथ स्तंभों पे जो घंटा नुमा आकृतियाँ होती थी उनको भी ईरानियों से ही सीखा था। इसके बाद बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था जहाँ वो रहते थे वो पर्सिपोलिस के राजप्रसाद के राजमहल के से ली गई आकृति थी, अर्थात पर्सिपोलिस के राजमहल से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लिए राजप्रसाद बनवाए थे। इसी क्रम में जो भारतीय कला थी वो आपकी ईरानी कला से मिश्रित होकर के एक स्पष्ट प्रभाव भारतीय इतिहास पर डालती है। इसके बाद आज का जो हमारा क्रम है विदेशी आक्रमण में ईरानियों के आक्रमण किस क्रम में होते हैं, उसका राजनीतिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव क्या है, भौगोलिक प्रभाव क्या है, साथ साथ में कलात्मक रूप से किस तरीके से ईरानियों ने भारतीयों पर को प्रभावित किया, इसके बारे में आज की क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे यूनानी आक्रमण के बारे में। जब हम आपको यूनानी आक्रमण के बारे में बताएंगे तो उसमें सिकंदर के आक्रमण के बारे में हम चर्चा करेंगे और वो हमारी अगली क्लास होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टडी विद टाइगर आपका चैनल आपके परिवार के तरीके से है, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।